क्वेश्चन नंबर 60 from CMA study material illustration 16। देखो क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ बी लिमिटेड एंड डी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 14। आपको 31 मार्च 14 की दो कंपनियों की बैलेंस शीट दी गई है। जरा बैलेंस शीट में आइएगा, असेट साइड में आपको इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं। तो कंपनियां कौन कौन सी हैं, बी और डी। बी लिमिटेड और डी लिमिटेड। देखिएगा, बी लिमिटेड ने 6000 शेयर्स इन डी लिमिटेड ले रखे हैं। सिक्स 6000 शेयर्स। और जो डी लिमिटेड है उसने बी लिमिटेड में 18000 शेयर्स ले रखे हैं। शेयर्स। अब जरा इनकी शेयर कैपिटल देखते हैं। बी लिमिटेड के टोटल शेयर कैपिटल आपको दे रखी है 90 लाख और 100 रुपए का एक शेयर है। तो यानी इसके टोटल शेयर्स हो गए 90,000। और इसी तरह से इसकी कैपिटल आपको 30 लाख दे रखी है और 100 रुपए का एक शेयर है। तो आपके पास हो गए 30,000 शेयर्स। ये केस हमारा क्या बन गया, दोनों कंपनियों ने एक दूसरे में क्या कर रखे हैं, शेयर्स हेल्ड कर रखे हैं। फिर आपको बैलेंस शीट का और डेटा दिया हुआ है, ध्यान से सुनना। अब अच्छा परसेंटेज निकाल लो। अगर बी लिमिटेड के टोटल 90,000 शेयर्स हैं, उसमें से 18 इसने लिए हुए हैं, तो 20% होल्डिंग हो गई। और यहां पर भी आपकी 20% होल्डिंग आ गई। देखिए बैलेंस शीट के नीचे इसने क्या बोला है, इन्वेंट्रीज ऑफ बी लिमिटेड इंक्लूड गुड्स वर्थ ₹6 लाख परचेज्ड फ्रॉम डी लिमिटेड। बी लिमिटेड ने जो गुड्स डी लिमिटेड से खरीदा उसमें 6 लाख के गुड्स की अभी भी आपके पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है, जिस पर 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस कमाया गया था। As on 31st March 14, B लिमिटेड एब्जॉर्ब डी लिमिटेड। तो ये तो बन गई परचेजिंग कंपनी। ठीक है ना, और ये बन गई आपके पास वेंडर कंपनी। बिल्कुल क्लियर। यानी ये क्वेश्चन हमारे पास सिचुएशन नंबर सी का हो गया, जब परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी में और एज वेल एज वेंडर कंपनी परचेजिंग कंपनी में शेयर होल्डर हो। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। यानी जो कंसीडरेशन आपको निकालना है वो किस बेसिस पर निकालना है, इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर पर निकालना है। बिफोर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन होने से पहले बी लिमिटेड ने एक डिविडेंड डिक्लेयर किया था 12%।
ठीक है, और इस पर डिविडेंड टैक्स लगा है 10%। ठीक है, तो बी लिमिटेड ने अपनी शेयर कैपिटल पर क्या दिया, डिविडेंड दिया है, और उसका डिविडेंड टैक्स पे किया है कितना, 10%। इशू प्राइस या जो फेयर वैल्यू आपको दी हुई है शेयर्स की वो 120 रुपीज दी हुई है, यानी अब बी लिमिटेड के एक शेयर की आज की कीमत क्या है आपकी, 120 रुपीज है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड टू डी लिमिटेड। आपको निकालना है कि नंबर ऑफ शेयर्स चलिएगा, सबसे पहला पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ नेट असेट excluding value of investment। बी लिमिटेड और डी लिमिटेड। सबसे पहले दे रखी है टेंजिबल असेट, टेंजिबल असेट्स 60 लाख और 3 लाख। ये लीजिए 60 लाख और 3 लाख आ गया। उसके बाद इन्वेंट्री, बताइए, इन्वेंट्रीज की वैल्यू दे रखी है 28,80,000, 80,000 और 12,60,000, 12,60,000। रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स में आपके पास 1740 और 9 लाख। कैश 948 और 540। डिविडेंड रिसीवेबल, अब देखिएगा 90,000 इंटू 100 इंटू 12%, 90 लाख पर 12% आपने टोटल डिविडेंड डिक्लेयर किया। इसका 20% किसको मिलेगा, बी लिमिटेड, टी लिमिटेड को मिलेगा। वापस से सुनना, बिफोर एब्जॉर्प्शन जब बी लिमिटेड ने अपनी शेयर कैपिटल पर डिविडेंड डिक्लेयर किया
तो वो डिविडेंड आपको बैलेंस शीट में दे नहीं रखा है, तो इसका मतलब बी लिमिटेड की बुक्स में तो एक लाइबिलिटी क्रिएट होगी, और चूंकि बी लिमिटेड के टोटल शेयर्स में से 20% बी लिमिटेड ने ले रखे हैं, तो उस डिविडेंड का 20% किसको मिलेगा? डी लिमिटेड को मिलेगा। 2,16,000। बात समझ में आ गई? वापस देखना, देखो बी लिमिटेड ने 12% डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो देखो बी लिमिटेड के टोटल शेयर कैपिटल है 90 लाख, और उसका 12% आपने टोटल डिविडेंड दिया 10,80,000 का डिविडेंड। आप चाहे ना हम लिख लेते हैं, और उसका 10% टैक्स दिया जाएगा 1,08,000। ठीक है, अब जरा सोचिए, अगर बी लिमिटेड ने 10,80,000 का डिविडेंड दिया है, तो डी लिमिटेड के पास इसके 20% शेयर हैं, तो इस डिविडेंड का 20% डी लिमिटेड को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इसकी मैंने एक असेट क्रिएट कर दी। अच्छा हो तो मैं यहां लिख देता हूं 10,80,000 का 20% इसको मिल जाएगा। लीजिए एक बार असेट्स का टोटल कर दीजिए, 60 लाख प्लस 2880 प्लस 1740 प्लस 948, 1,15,68,000। इधर आ जाइए, 3 लाख प्लस 1260 प्लस 9 लाख प्लस 540 प्लस 216, यानी 32,16,000। 32,16,000 ये आ गया मेरे पास। बोलिए क्लियर? बिल्कुल। अब इसमें से हमें लेस करना है लाइबिलिटीज। लेस आइएगा, तो लाइबिलिटीज में हमारे पास एक तो है पेबल्स, बताइए पेबल्स की वैल्यू दे रखी है 12 लाख और 540। बारह लाख और 540। उसके बाद आपको दे रखे हैं 14% डिवेंचर्स, 18 लाख। डिविडेंड पेबल 10,80,000। टैक्स ऑन डिविडेंड 1,08,000। ये लीजिए लाइबिलिटीज को लेस कर देंगे, ये हमारे पास नेट असेट्स आ गए। 32,16 में से माइनस कर दीजिए 540 और माइनस कर दीजिए 18 लाख, तो 8,76,000 तो ये आ गया आपके पास 76,000। इधर निकाल दीजिए 11,568,000 माइनस 12 लाख माइनस 10,80 और माइनस 1,08,000, तो 91,80,000। लीजिए, दिस इज अवर स्टेप नंबर 1। मैंने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को छोड़कर बाकी दोनों कंपनियों की क्या निकाल ली? नेट असेट कैलकुलेट कर ली। बताइए यहां तक का पॉइंट बिल्कुल क्लियर है आपको?
कैलकुलेट revised value of net asset including वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब हमें दोबारा से नेट एसेट निकालनी है इंक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। लेट net asset of B limited is equal to X or net asset of D limited is equal to Y। हमने B लिमिटेड की रिवाइज्ड नेट एसेट को X मान लिया और D लिमिटेड की रिवाइज्ड नेट एसेट को Y मान लिया। तो देखिएगा हेंस X इज इक्वल टू हो जाएगा 91,80,000 तो देखिएगा x की वैल्यू क्या हो गई 91,80,000 प्लस 0.20 ऑफ y और y की वैल्यू हो जाएगी 8,76,000 प्लस 0.20x। अब हमें x और y की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारी पहली इक्वेशन है x इज इक्वल टू 91,80,000 प्लस 0.20 और y की जगह नीचे वाली इक्वेशन को पुट कर दो। प्लस इसको सॉल्व कर दीजिए 8,76,000 इंटू 0.2 तो ये आ जाएगा 175,200 प्लस 0.2 इंटू 0.2 हो जाएगा 0.04x। ये इधर आ जाएगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे 91,80,000 प्लस 175,200 that is 93,55,200 0.96x is equal to 93,55,200 तो x हो गया डिवाइड बाय 0.96। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 97,45,000। ये लीजिए, ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। देन y इज इक्वल टू 8,76,000 प्लस 0.20 इंटू एक्स की जगह वैल्यू रख दीजिए 97,45,000 प्लस सॉल्व करिए 97,45 इंटू 0.2 1949
तो लीजिए y इज इक्वल टू 1949 प्लस 876 28,25,000। ये लीजिए, ये हमने नेट एसेट निकाल ली है इंक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को कंसीडर करते हुए अब हमने अपनी नेट एसेट निकाल ली। तो हम दोनों कंपनियों की इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। Hence, intrinsic value of B Limited 97,45,000 divided by 90,000। 97,45,000 divided by 90,000 तो 108.28 और intrinsic value of D Limited 28,25,000 divided by 30,000। 28,25 divided by 30,000 तो 94.17। लीजिए, बताइए यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। ये हमने दोनों कंपनियों की इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल ली, जिसके आधार पर हमें क्या निकालना है, कंसीडरेशन निकालना है। अब एक चीज और मैंने आपको बताई थी कि अगर आपके पास ये केस सी लग रहा है, ध्यान से समझना, अगर आपके पास ये केस सी लग रहा है तो इसका मतलब यानी परचेजिंग कंपनी ने वेंडर कंपनी में शेयर्स दे रखे हैं और वेंडर कंपनी ने परचेजिंग कंपनी में शेयर्स दे रखे हैं, तो मुझे अब दोनों एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। आइएगा, अब हम क्वेश्चन का ए पार्ट करेंगे। स्टेटमेंट शोइंग number of shares issued by B Limited। Total number of shares of D Limited। देखिएगा, डी लिमिटेड के जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो है 30,000, ठीक है। लेकिन इसमें से बी ने ऑलरेडी जो ले रखे हैं वो लेस कर देंगे, क्योंकि खुद के लिए आप कंसीडरेशन इशू नहीं करोगे, तो लेस शेयर्स हेल्ड बाय बी लिमिटेड है 6,000। ये आ गया शेयर्स हेल्ड बाय आउटसाइडर्स। चौबीस हजार। लीजिए, शेयर्स हेल्ड बाय आउटसाइडर्स मेरे पास आ गया 24,000। बताइए क्या यहां की बात बिल्कुल क्लियर है आपको? यानी जो परचेजिंग कंपनी है बी लिमिटेड वो केवल और केवल आउटसाइडर्स वालों को ही क्या करेगी, पेमेंट करेगी। नाउ
intrinsic value per share, intrinsic value per share of डी लिमिटेड। अब डी लिमिटेड की इंट्रिंसिक वैल्यू है 94.167, यानी टोटल वर्थ ऑफ शेयर्स held by outsiders, तो 24,000 मल्टीप्लाई बाय 94.167, तो ये आ जाएगा आपके पास 22,60,000 अप्रोक्स। मैं अप्रोक्स लिख ले रहा हूं, 8 रुपए मैंने छोड़ दिए, तो 22,60,000 आ गया। अब इस अमाउंट का पेमेंट करने के लिए इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बी लिमिटेड लीजिए, तो बी लिमिटेड की इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी थी आपकी? 108.28, 108.28। number of shares issued according to intrinsic value divided by 108.28, तो ये आ गया 20872। अगर मैं राउंडेड ऑफ कर दूं 20872, यानी अकॉर्डिंग टू द इंट्रिंसिक वर्थ ऑफ द कंपनी, ये जो डी लिमिटेड है इसके पास बी लिमिटेड के टोटल 20872 शेयर्स क्या होने चाहिए? होने चाहिए। इसमें से लेस कर दीजिए शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड, शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड बाय डी लिमिटेड 18,000, तो 20,872 में से 18,000 हटा दीजिए। शेयर्स नाउ टू बी इशूड, ये लीजिए, ये आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको कितने शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, तो यानी अब हमारे पास जो शेयर्स नाउ टू बी इशूड है वो 2872 आ जाएंगे। नाउ अब यहां पर आप लिख लीजिएगा क्वेश्चन में हमें बी पार्ट निकालना है, अमाउंट ऑफ परचेज कंसीडरेशन
ठीक है, यहां पर क्वेश्चन में एक पॉइंट मिसिंग है, तो आप लिख लेंगे कि जो इश्यू प्राइस है आपकी वो 120 रुपए पर शेयर है। यानी बी लिमिटेड आज जब अपने शेयर्स इशू करेगी तो वो उन शेयर की जो इशू प्राइस या फेयर वैल्यू मान रही है वो आपको क्या दे रखी है, 120 रुपए दे रखी है। तो हेंस कंसिडरेशन इज इक्वल टू 2872 इंटू 120 रुपए, 2872 इंटू 120, 3,44,640, ये आपके पास कंसिडरेशन का अमाउंट आ गया। बताइए क्लियर है बिल्कुल। सबसे पहले नेट असेट निकाली एक्सक्लूडिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, फिर हमने रिवाइज्ड नेट असेट निकाली इक्वेशन बनाकर केस 3 के अकॉर्डिंग, और फिर हमने उसके बाद अपना स्टेटमेंट ऑफ कंसीडरेशन का चार्ट बना दिया। नाउ अब इसमें सी पॉइंट एक और पूछा है कि आपको निकालकर बताना है गुडविल, सॉरी गेन ऑन बार्गेन परचेज या गुडविल। तो आइएगा, गुडविल ऑब्लिक bargain purchase on business combination इस बिजनेस कॉम्बिनेशन की वजह से आपका क्या गुडविल या बार्गेन परचेज आपकी आएगी। सबसे पहले हम लेते हैं नेट असेट, टेकन ओवर। कितनी नेट असेट ली थी देखिएगा, इसमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हटा देंगे क्योंकि जब हमने कंसीडरेशन में इन्वेस्टमेंट को कम कर दिया तो यहां पर अब हम इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड नहीं करेंगे। बताइए नेट असेट टेकन ओवर कितना है आपका, 8,76,000, 6,000 है। और अमाउंट ऑफ कंसीडरेशन है 3,44,640। बार्गेन परचेज आ जाएगा 8,76,000 माइनस 3,44,640, 531,360। ठीक है, यानी एट द टाइम ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन आपका ये बार्गेन परचेज क्या हुआ है, अराइज हुआ है।
यहां पर एक बात और आपको समझनी है, देखिए अकॉर्डिंग टू द स्टडी मटेरियल आपका आंसर आ गया 531,360, बट अगर मैं क्वेश्चन की एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पर जाऊं, उसने मुझसे मांगा है कि बार्गेन परचेस का वो अमाउंट निकालो जो बैलेंस शीट में जाएगा, तो एक एडजस्टमेंट अभी होना बाकी है स्टॉक रिजर्व का। देखो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑब्लिक स्टॉक रिजर्व, देखिए ये बोल रहा है कि बी लिमिटेड की इन्वेंट्री में, इन्वेंट्री ऑफ बी लिमिटेड इंक्लूड 6 लाख परचेज्ड फ्रॉम डी लिमिटेड which made a profit of rupees 20% on selling price. So that means 6 लाख का 20%, 1,20,000। इसकी एंट्री बनती है बार्गेन परचेज अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। ये मेरी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की एंट्री हो गई। हेंस बार्गेन परचेज shown in balance sheet is equal to 531,360 माइनस 120, तो ये आ गया 411,360। देखिए बैलेंस शीट में जो बार्गेन परचेज जाएगा वो तो इतना ही जाना चाहिए, 411,360। हाँ, जो बार्गेन परचेज ड्यू टू बिजनेस कॉम्बिनेशन अराइज हुआ वो हमारा 531,360 बनेगा। तो हालांकि आपसे एग्जाम जो मॉड्यूल में क्वेश्चन मांगा गया था वो था कि बार्गेन परचेज वो निकालिए जो बैलेंस शीट में अपीयर होगा, बट हमारे स्टडी मटेरियल में जो आंसर दिया गया वो केवल वो बार्गेन परचेज दिया गया जो आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन की वजह से अराइज हुआ है। अब हमारे दिमाग में एक बात आती है कि सर हम कौन सा आंसर लिखें, तो देखिएगा आपको दोनों ही आंसर देने पड़ेंगे। बार्गेन परचेज अराइज ड्यू टू बिजनेस कॉम्बिनेशन तो ये हो गया, और अगर बैलेंस शीट का अमाउंट वो मांग रहा है तो बैलेंस शीट में तो जो स्टॉक रिजर्व का एडजस्टमेंट है उसके होने के बाद ही जो अमाउंट बचेगा बैलेंस शीट में बार्गेन परचेज उसी वैल्यू पर आपका जाएगा। ये लीजिए, तो ये हमारे पास हमारे स्टडी मटेरियल का एक इलस्ट्रेशन था, इलस्ट्रेशन नंबर 16, जो मेरी शीट में मैंने दे रखा है क्वेश्चन नंबर 60 पर। बताइए क्लियर है बिल्कुल? चलिएगा आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 61 सीए में स्टडी मटेरियल इलस्ट्रेशन नंबर 15। आइएगा,
क्वेश्चन नंबर 61 निकालेंगे, जो आपके सीएमए स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 51 है। देखिए क्या बोल रहा है, फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट ऑफ टू कंपनीज बी लिमिटेड एंड डी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 15। आपको दो कंपनियों की बैलेंस शीट दी हुई है, बी और डी। ध्यान से देखिएगा, एक तो है बी लिमिटेड, डी लिमिटेड। अब जरा इनके इन्वेस्टमेंट में आइएगा, तो देखिए इन्वेस्टमेंट में इसने दे रखा है 10,000 शेयर्स इन बी लिमिटेड, यानी ये जो डी लिमिटेड है इसने शेयर्स ले रखे हैं 10,000 शेयर्स। ठीक है, आगे देखिएगा, बी लिमिटेड वाज टू एब्सॉर्ब डी लिमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो बी लिमिटेड तो हमारी बन गई परचेजिंग कंपनी, ठीक है, और जो डी लिमिटेड है वो बन गई हमारी वेंडर कंपनी। यानी अब आप ध्यान से समझ पा रहे हैं कि वेंडर कंपनी जो है वो शेयर होल्डर है परचेजिंग कंपनी में, यानी वेंडर कंपनी जो है वो क्या है, शेयर होल्डर है किसमें, परचेजिंग कंपनी में। यानी ये आपके पास सिचुएशन बी का क्वेश्चन हो गया कि जहां पर जो वेंडर कंपनी है वो परचेजिंग कंपनी में शेयर होल्डर होती है। आगे बढ़ते हैं, इसने बोला है कंसीडरेशन जो निकालना है वो इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस पर निकालना है, और कंसीडरेशन जो इशू होगा वो फुल्ली पेड शेयर्स के फॉर्म में होगा। इसके आगे एक लाइन मिसप्रिंट हो गई है, ये काट दें कि एंट्रीज आर टू बी मेड एट पार वैल्यू ओनली। ठीक है, क्वेश्चन में ये लाइन नहीं है। ठीक है, तो जो कंसीडरेशन किया जाना है वो आपका क्वेश्चन यहीं पर फुल स्टॉप है। एंड द परचेज कंसीडरेशन वाज टू बी डिस्चार्ज्ड इन फॉर्म ऑफ फुल्ली पेड शेयर्स, इन फॉर्म ऑफ फुल्ली पेड शेयर्स, फुल स्टॉप लगा देंगे। और इसके बाद ये जो लाइन प्रिंट हो गई है, एंट्रीज टू बी मेड ऑन पार वैल्यू ओनली, ये हटा दें आप। ठीक है, तो जो कंसीडरेशन आपको देना है वो फुल्ली पेड शेयर्स के फॉर्म में देना है। a sum of rupees 20,000 owed by B Limited to D Limited and also include in the stock of B Limited rupees 30,000 goods supplied by D Limited at cost plus 20%। दो एडजस्टमेंट आपको दे रखे हैं, एक डेटर क्रेडिटर का और एक स्टॉक रिजर्व का। क्वेश्चन क्या मांगा है, गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बोथ द कंपनीज। दोनों कंपनियों की बुक्स में जर्नल एंट्रीज मांगी है। एंड प्रिपेयर अ बैलेंस शीट आफ्टर एब्जॉर्प्शन, और आफ्टर एब्जॉर्प्शन की यानी एब्जॉर्प्शन के बाद की आपसे क्या मांगी गई है, बैलेंस शीट मांगी गई है। तो देखिएगा, आपको कंसीडरेशन जो निकालना है वो किससे निकालना है, कंसीडरेशन हमें निकालना है इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड से। बताइएगा, करें स्टार्ट, आओ। इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर,
पर्टिकुलर्स बी और डी। सन्ड्री एसेट्स, तो सन्ड्री एसेट्स आपको दे रखी हैं 7.5 लाख और 3 लाख। और 3 लाख। इन्वेस्टमेंट, आइएगा, अब आप इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकाल नहीं सकते जब तक आपके पास बी लिमिटेड की इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं आ जाएगी, तो हम जगह छोड़ देते हैं। अब इसमें से आपके पास लाइबिलिटी है क्रेडिटर्स, 750 लेस क्रेडिटर्स 1,50,000। नेट असेट 6 लाख। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं 50,000। तो इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर आ गई 12 रुपए। नेट असेट को हमने डिवाइड कर दिया किससे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से, तो हमारे पास इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर आ जाएगी। बताइए, क्लियर बिल्कुल। अब अगर ये मेरे पास 12 रुपए आ गई और 10,000 शेयर्स हैं, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी 1,20,000। ठीक है ना, एक शेयर 12 रुपए की फेयर वैल्यू का हो गया, और डी लिमिटेड के पास 10,000 शेयर्स हैं, तो उसकी वैल्यू हो गई 1,20। टोटल हो गया 4,20। 4,20 में से माइनस कर दीजिए 95 के क्रेडिटर्स, तो नेट एसेट बताइए कितनी आ गई। 4,20 माइनस 95, 3,25,000। 3,25,000 और उसके जो नंबर ऑफ शेयर्स आपको दे रखे हैं वो 30,000। लीजिए इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल लीजिए, 3,25 डिवाइडेड बाय 30,000। चार 20 माइनस 95,000, सॉरी ये 3,50 है, तो ये हो गया 470। 470 माइनस 95, 375 डिवाइडेड बाय 30,000, करेक्शन कर लेना। ये लीजिए, ये मैंने सबसे पहले दोनों कंपनियों की क्या निकाल दी, इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर निकाल दी।
अब अपन बना लेंगे स्टेटमेंट ऑफ कंसीडरेशन। स्टेटमेंट ऑफ कंसीडरेशन लीजिएगा। नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ डी लिमिटेड। डी लिमिटेड के जो नंबर ऑफ शेयर्स आपको दे रखे हैं वो कितने हैं आपके पास? 30,000 शेयर्स हैं। ठीक है, इनकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर है 12.5। टोटल वर्थ आ जाएगी 30,000 इंटू 12.5 यानी 3,75,000। यानी डी लिमिटेड को आपको यानी बी लिमिटेड को टोटल 3,75,000 रुपए का पेमेंट करना है और इसके लिए वो अपने इंट्रिंसिक वर्थ के शेयर्स इशू करेगी। तो लीजिए, अब जानते हैं 3,75 के पेमेंट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी शामिल हो गई। बी लिमिटेड 12 रुपए। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 375 डिवाइड बाय 12, 31,250 शेयर्स। इसमें से लेस कर देंगे शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड। आपने जितने शेयर्स उसमें ऑलरेडी हेल्ड किए हुए हैं 10,000। समझ रहे हैं आप? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को इंक्लूड करते हुए मुझे उसे 31,250 शेयर्स देने हैं और उसमें से ऑलरेडी उसके पास मेरे 10,000 शेयर्स पड़े हुए हैं। ये लीजिए, ये मेरे पास आ जाएगा शेयर्स नाउ टू बी इशूड, जो कितना आ जाएगा 21,250। ये लीजिए, इतने शेयर्स मुझे एज अ कंसीडरेशन सामने वाले को देने हैं। तो टोटल कंसीडरेशन कितना बन गया? Hence, consideration is equal to 12 रुपए। 21,250 इंटू 12, 2,55,000। ये लीजिए, ये हमारे पास परचेस कंसीडरेशन का अमाउंट आ गया। बताइए, क्लियर है? बिल्कुल। सिचुएशन बी लगी
जब वेंडर कंपनी परचेजिंग कंपनी में शेयर होल्डर हो, और उससे हमने इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड का यूज किया और उससे क्या निकाल लिया, परचेज कंसीडरेशन हमने कैलकुलेट कर लिया। बुक्स ऑफ डिलिमिटेड। चलिएगा, सबसे पहले हम जो वेंडर कंपनी है उसकी आपसे एंट्रियां मांगी हैं। एंट्री नंबर 1, सबसे पहले हम क्या करेंगे, असेट्स को क्लोज करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू sundry assets account और टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। $350 और 1,00,000। ये लीजिए 4,50,000 से हमने पहली एंट्री कर दी और असेट साइड को क्लोज कर दिया। आइएगा सेकेंड एंट्री, लाइबिलिटी को क्लोज करेंगे। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 95,000। ये लीजिए दूसरी एंट्री हो गई, हमने लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन में डालकर क्लोज कर दिया। एंट्री नंबर 3, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,00,000। रिजर्व्स अकाउंट डेबिट 55,000 टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट 3,55,000। बताइए पॉइंट क्लियर है बिल्कुल। तो हमने इक्विटी शेयर कैपिटल को और रिजर्व्स को शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ये लीजिए इन 3 एंट्रियों से हमारी पूरी जो बैलेंस शीट थी वेंडर कंपनी की वो क्लोज हो गई। अब हम कंसीडरेशन ड्यू करेंगे, यानी बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है, आपका कंसीडरेशन कितना आया था 255, तो बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 255। एंट्री नंबर 5, अब इसके बदले में आपको क्या मिल गए, शेयर्स मिल गए। तो शेयर्स इन बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट
shares in B limited account to B limited account. $255 ये लीजिए, आपके पास कंसीडरेशन की एंट्री हो गई। एंट्री नंबर 6, कंसीडरेशन अब आपको रिसीव हो गया। अब इसके बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस निकालेंगे। तो देखिएगा, रियलाइजेशन में आपके पास आया 450, फिर इसमें से माइनस कर देते हैं 95, और माइनस कर देते हैं 255, तो 1 लाख आ गया। तो बताइए तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। टू रियलाइजेशन अकाउंट। ₹1,00,000। और अब अल्टीमेटली हम शेयर होल्डर को क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। तो लास्ट एंट्री हो गई इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 255 टू इक्विटी शेयर्स इन बी लिमिटेड अकाउंट। ये लीजिए 255 का हमने क्या कर दिया, इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट कर दिया। तो ये हमारी जो डी लिमिटेड है वेंडर कंपनी, उसकी बुक्स की अकाउंटिंग एंट्रीज हो गई सारी। बताइएगा, क्लियर है बिल्कुल। चलिएगा, अब हमें दोनों कंपनियों की बुक्स में एंट्री करनी है, तो अब बुक्स ऑफ बी लिमिटेड पर आते हैं अपन। बी लिमिटेड, देखिएगा बी लिमिटेड जो एंट्रियां डालेंगी वो क्या क्या एंट्रियां डालेंगी आपकी। सबसे पहले बी लिमिटेड एक टेक ओवर एंट्री डालेगी, और उससे आपकी जो भी गुडविल या कैपिटल रिजर्व है वो क्रिएट होगा। तो आइए, सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट 3,50,000 टू क्रेडिटर्स अकाउंट 95,000 टू consideration
पेबल अकाउंट 255। क्या इस एंट्री में कोई डिफरेंस बचा? 95 प्लस 255 तो टोटल 350 हो गया और वही हमारी असेट्स हो गई। लीजिएगा, कंसीडरेशन टेबल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा, क्योंकि 10 रुपए का शेयर है और हमने 2 रुपए के सिक्योरिटी प्रीमियम पर इशू किया है। तो कंसीडरेशन पेबल अकाउंट डेबिट 255 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। बताइए हमने कितने शेयर्स इशू किए थे? 21,250 शेयर थे। तो 2,12,500 तो यहां पर आ गया। अब प्रीमियम निकाल लो, 21,250 इंटू 2 तो 42,500 का आपका सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया। एंट्री नंबर 3, जो 20,000 का इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन है, एंट्री बनेगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट। $20,000 से। और एक हमारे पास जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आएगा, 30,000 का गुड्स था जिसमें आपका कॉस्ट प्लस 20% प्रॉफिट जोड़कर बेचा गया है। तो लीजिए, गुडविल अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट। पहले जरा प्रॉफिट निकाल लेते हैं अपन। देखिए, आपने जो गुड्स ट्रांसफर किया था वो था 30,000 का, जो 120 पर है, तो इंटू 20, 30,000 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 20, 5,000। ये लीजिए, बोलिए ये एंट्री क्लियर है? ये हमारी स्टॉक रिजर्व की एंट्री हुई। और चूंकि फर्स्ट एंट्री में न तो गुडविल क्रिएट था न कैपिटल रिजर्व क्रिएट था, तो मैंने आपको बताया था कि तब हम एंट्री गुडविल के द्वारा पास करते हैं। अगर फर्स्ट एंट्री में न तो गुडविल आई है न आपका बार्गेन परचेज क्रिएट हुआ है, तो फिर स्टॉक रिजर्व की जो एंट्री होगी आपकी, वो गुडविल के द्वारा होगी। आप लिख सकते हैं समझने के लिए, ये जो एंट्री मैंने आपको करवाई है ये एंट्री स्टॉक रिजर्व की है। स्टॉक रिजर्व की एंट्री है। चलिएगा, अब इसके बाद उसने पूछा है बैलेंस शीट बनानी है आफ्टर एब्जॉर्प्शन। आइएगा, सबसे पहले असेट्स।
असेट्स में हमारे पास सबसे पहले आएंगी नॉन करंट असेट्स। बताइए सन्ड्री असेट्स की वैल्यू क्या आएगी? अब ध्यान से देखिएगा, सन्ड्री असेट्स में आपके पास है 7,50,000 प्लस, फिर आपके पास आई 350, इसमें से माइनस एक तो 20,000 और एक स्टॉक रिजर्व की वजह से 5,000 आपका लेस हो जाएगा। तो ये आपके पास 10,75,000 आ गया। और दूसरी असेट आपके पास है गुडविल 5,000 की। ये लीजिए 10,80,000। लीजिएगा अब हमारे पास आ गई इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी शेयर कैपिटल बताइए। तो देखिए आपकी खुद की बी लिमिटेड की कैपिटल 5 लाख है, प्लस बिजनेस कॉम्बिनेशन के तहत 2,12,500 7,12,500 आ गया। रिजर्व्स देखिएगा, खुद के जो रिजर्व्स आपको दे रखे हैं वो 1 लाख है, साथ में आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम आया था 42,500 का। अदर इक्विटी समझ आ गया कैसे आया? वापस से देख लेना, 1 लाख के तो आपके खुद के रिजर्व्स हैं और 42,500 का आपका सिक्योरिटी प्रीमियम आया था जब आपने कंसीडरेशन इन फॉर्म ऑफ शेयर्स दिया था। आइएगा करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, करंट लाइबिलिटी में हमारे पास केवल क्रेडिटर्स हैं। क्रेडिटर्स कितने हैं देखो, 1,50,000 तो खुद के क्रेडिटर्स, प्लस 95 टेक ओवर पर आए, और उसमें से 20,000 का हमारा इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन था। तो ये हो गया 1,50 प्लस 95 और माइनस 20 यानी 2,25,000। आइए बैलेंस शीट का टोटल 2,25 प्लस 1,42,500 प्लस 7,12,500 10,80,000। ये लीजिए, ये आपका बैलेंस शीट का टोटल आ गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 61 फ्रॉम सीएमए स्टडी मटेरियल इलस्ट्रेशन नंबर 15। बताइए क्लियर है बिल्कुल?